हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं स्वागत करता हूं कक्षा 9 के विद्यार्थियों का, क्योंकि हम कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं फिजिक्स में गति के बारे में। और गति में हमने पढ़ा था गति के प्रकार क्या होते हैं और राशियां पढ़ी थी, सदिश कौन सी होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं त्वरण के बारे में, क्योंकि त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद में आप गति के समीकरण जान जाएंगे। फिर समीकरण हम तीनों देखने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। और उसके बाद में फिर हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। तो आइए हम बिना देरी के शुरू करते हैं त्वरण। मैंने लिख दिया यहाँ पर ताकि आपका कुछ समय बचे। त्वरण क्या होता है, इसको एक्सेलरेशन भी अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए अंग्रेजी के पहले अक्षर ए से दर्शाया जाएगा। और ये इस पर जो तीर लगी है इसको कहते हैं वेक्टर। जो सदिश राशि होगी उस पर आप ये लगा सकते हो। तो त्वरण सदिश राशि होती है, तो उस पर अगर जिस पर तीर लगी है तो उससे कहेंगे हम लोग ये सदिश राशि है। तो त्वरण सदिश राशि है, आप लोग पहले सदिश में पढ़ चुके हैं। अब त्वरण होता क्या है, तो वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को मतलब वेग जो है वो परिवर्तित हो, वेग बढ़े या घटे। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें ब्रेक लगे तो वेग घटेगा, और अगर आप एक्सीलरेटर खींचोगे तो वेग बढ़ेगा। तब बढ़ना और घटना, तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखो, बढ़ने में और घटने में किसी में आप कम समय में ज्यादा वेग बढ़ा सकते हो और किसी में ज्यादा समय लगता है उतना ही वेग बढ़ाने में। तो समय को ध्यान में रख करके हम निकालते हैं त्वरण, क्योंकि अगर समय कम लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि त्वरण ज्यादा उत्पन्न हुआ है, और अगर समय ज्यादा लग रहा है तो त्वरण कम होगा। क्योंकि गणित से आप जानेंगे कि कोई मान जब नीचे होता है तब बटे में जब कुछ होगा तो अगर वो बड़ा हो जाएगा, वो ज्यादा होगा तो ये वाला मान कम आएगा। तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि त्वरण होता क्या है। तो आप बताएं त्वरण क्या होता है। त्वरण वो होता है जब किसी वस्तु की वेग में क्या हो, परिवर्तन हो, उस समय के सापेक्ष, मतलब समय कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। सॉरी, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। ठीक, वेग परिवर्तन होता है तो त्वरण है, लेकिन समय भी उसमें महत्व रखता है कि समय कितना लग रहा है, जिससे आप बता दोगे कि त्वरण ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। अब इसको गणित में कैसे दर्शाएंगे उसको हम देखते हैं। अब त्वरण को लिखते हैं ए से, तो लिख देंगे ए। अच्छा, वेग परिवर्तन हो रहा है, मान ले कोई वस्तु चल रही है पहले, और पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक कार चला रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर आप एक्सीलरेटर से उसका खींचते हैं, आप पैर रखते हैं एक्सीलरेटर पर। तो एक्सीलरेटर मतलब होता है कि त्वरण को ही अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसी से बना हुआ एक्सेलरेटर मतलब त्वरण को बढ़ाने वाला, चाल को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल मान लो चल रही है। अब आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दोगे, कितना, 10 बढ़ा दो, यानी 60 कर दो। तो पहले चाल कितनी थी 50, बाद में कितनी हो गई 60। कितना मिनट लगा, मान लो 2 सेकंड लगा। तो आप समय नीचे रख करके जितना परिवर्तन हुआ उसको रख के त्वरण निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, फिलहाल ये देखें कि पहले चाल थी तो पहले प्रारंभिक चाल कहेंगे, ये बाद में चाल इतनी हो गई है बढ़ाने से 60, तो इसको हम बोलेंगे ये अंतिम चाल है, क्योंकि पहले जितनी थी वो प्रारंभिक चाल होगी। प्रारंभिक चाल को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जो अंतिम चाल होती है इसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो 50 है इसको दर्शाएंगे यू से, क्योंकि ये प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक चाल हमेशा यू से होती है। और ये क्या है, अंतिम चाल, ये हो जाएगा v से। तो प्रारंभिक चाल होता है u, अंतिम चाल होता है v, याद रखना। ये आपका यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में, जब आप आंकिक प्रश्न करेंगे, गणित वाले प्रश्न इसी के हिसाब से जो आएंगे, तब आप फिजिक्स में इनको अप्लाई करेंगे कि u होता है प्रारंभिक चाल और v होता है अंतिम चाल। अब यहाँ पर देखें, तो वेग परिवर्तन होगा, कैसे पता चलेगा, मान लो पहले 50 थी, बाद में हो गई 60। अब 60 में से 50 घटा दोगे तो 10 ही तो बचेगा। आप देखो 10 बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो इतना वेग परिवर्तन हुआ, तो हम लिखेंगे v माइनस u। v माइनस u बाद जितनी होगी उससे पहले वाली घटा देंगे, बस पता चल जाएगा हमको। और अपान समय अंतराल, समय अंतराल मतलब कितना समय लग रहा है, तो वो हो जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब होता है, डेल्टा जब लगा है तो समय का अंतर, इन दोनों में कितना समय लग रहा है, पहले कितना समय था बाद में कितना समय था। इसको आप डेल्टा टी को t2 माइनस t1 लिख सकते हो, क्योंकि ये आप जब पूछे तो अंतराल होता है। आप ऐसे भी t भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आप t को डेल्टा के साथ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखें v माइनस u अपान t। अब क्या होगा, t कहाँ है, यहाँ पर बटे में पूरे के इधर चलाएगा घोड़े में, आप गणित में पढ़े हैं, तो ये आ जाएगा कितना, फिर ये शायद आपको दिख रहा है, कैमरा मैंने दिख रहा है, तो ठीक है। अब अगर हम इस चीज को इधर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a और t गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा at, और बराबर लग जाएगा,
इधर बचेगा v माइनस u। अब ये क्यों बचा, क्योंकि t तो आ गया इसके साथ में, तो उधर v माइनस u बचेगा ना, और इधर बटे में इधर आ जाएगा गुणे में, तब ये हो जाएगा at बराबर v माइनस u। अब हमको v निकालना है, अगर तो u माइनस में इधर ले आओ प्लस में, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u चला जाएगा इधर प्लस में, तो u हो गया देखो प्लस में है, और ये 80 में तो प्लस में है 80, तो ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस 80। इसे कहते हैं गति का कौन सा समीकरण, गति का ये पहला समीकरण है, आप जानते होंगे गति का कौन सा समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन। इससे सवाल भी लगाए जाते हैं, तो आप इस तरह से गति का कौन सा समीकरण लिख सकते हैं, पहला समीकरण यही है, और इसी तरह से ये ड्राइव होता है, इसी तरह से निकाला जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इस तरह से है। ओके, अब देखिए गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तो आप लोग इक्वेशन लगाने के लिए सिर्फ समीकरण तीनों याद रखें, बस इतना। ये वाला आप छोटा है ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जो दूसरा और तीसरा है इसको आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं, मतलब इसको निगमन करने की जरूरत नहीं है, ये आप क्लास 11th में आराम से पढ़ोगे, यहाँ पर आपका जो लेवल है वो सिर्फ याद रखने का है। तो आप दूसरा समीकरण देखिए, गति कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण जो वो होता है v इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी ये s इक्वल टू होता है, s इक्वल टू s क्या होती है, s होगी दूरी, s हो जाएगी दूरी, और u हो जाएगा क्या, प्रारंभिक चाल, और 1/2, तो 1/2 वही है, a हो जाएगा त्वरण, t हो जाएगा समय, यानी कितना समय लग रहा है, तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद में दूसरा यहां पर हम लिखते हैं थर्ड नंबर, ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब फिर ये गति का कौन सा समीकरण है, तीसरा समीकरण, तो आप इस तरह से तीनों समीकरण गति के याद रखेंगे। पहला क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा है s इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ पर v स्क्वायर का मतलब है प्रारंभिक जो अंतिम वेग है, तब लास्ट वाला बढ़ के कितना हुआ है वो है v, u है प्रारंभिक पहले वेग कितना था, और 2 है कितना, 2 है, तो जानते हैं a है त्वरण, s है दूरी, यानी वस्तु ने कितनी दूरी तय की। तो ये तीन समीकरण हो गए। अब आपको पता है इसमें क्या है, इसमें कम से कम, जिसे मान लो इसमें 1 2 3 4 वैल्यू है, 4 चीजें हैं, तो 4 में से कम 3 दिया जाएगा, तभी आप एक का मान निकाल सकते हैं। अगर 2 का दिया जाएगा और 2 का नहीं दिया जाएगा, तीसरा निकालने के लिए कोई ना कोई दूसरा फॉर्मूला होगा, तो उस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपके समझ में आया होगा। तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, और मेरा डस्टर कहाँ इधर रखा हुआ है। अब देखें, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, तो आप लोग समझे त्वरण क्या होता है और इसमें परिवर्तन किस तरह से होता है। तो ये त्वरण, अब त्वरण का जो निगेटिव मान होगा, कभी कभी आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक लगा देंगे, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, अवमंदन उत्पन्न होता है, मतलब गाड़ी रुक जाती है, तो ये होता है अवमंदन। अवमंदन, अवमंदन मतलब होता है बराबर ऋणात्मक त्वरण, मतलब हमेशा जब a का मान आएगा तो वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। जब भी आप a निकालेंगे ना, तो वहां पर आने वाला है निगेटिव, तो आप समझ जाएंगे कि अगर a का मान ऋणात्मक आ रहा है, तब हम जानेंगे कि वहां पर क्या हो जाएगा, अवमंदन, ब्रेक लगाई जा रही है, मतलब ब्रेक लगेगी और ब्रेक लगाने से फिर गाड़ी रुक जाएगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया रहे और फिर बल की बात की जाए, तो F बराबर ma, ये सूत्र याद रखना। हम लोग न्यूटन के जो तीनों गति के नियम है उसमें इसको देखने वाले हैं। ये न्यूटन का दूसरा नियम है, फिलहाल ये सूत्र याद रखें। F होता है बल, m होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, और a जो होता है वो त्वरण तो होता ही है। तो आप इस पर तीर लगा सकते हैं, इस पर ये इसको लगाने का मतलब वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर मतलब सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर F बराबर ma होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ये हम जब गति का समीकरण पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखने वाले तीनों गति के समीकरण में ये आपको मिलेगा। ओके, अब देख हम लोग इसके माध्यम से, जो पहले इससे पहले मैंने जो तीनों इक्वेशन बताए हैं, उन इक्वेशन के माध्यम से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, और फिर वो आप अपने आप कर लोगे एक दो बताने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।